अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। मुल्क में 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ही मौजूदा सियासी बहरान अब एक बड़े आईनी बहरान में बदलता जा रहा है। मामला यहां तक आ गया है कि अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई ने हुकूमत की रुखसती के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी है। बानी पीटीआई की इस यकीन और उम्मीद की वजह वो अदालती फैसले हैं जिनकी बुनियाद पर आईनी बहरान खड़ा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद पीटीआई ने अदालती मुदाखलत से इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ने की उम्मीद लगा रखी है। तो हुकूमत और इत्तेहादी जमातें इस मुबैना मुदाखलत को रोकने के लिए हर नहज तक जाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने पार्लियामान को सामने ला खड़ा किया है, जहां से इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पीटीआई की मुमकिन पार्लियामानी बर्तरी के सामने बंद बांधा गया है। यानी इदारों के दरमियान टकराव होने वाला नहीं हो गया है। पहले सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही अदलिया के खिलाफ महाज गर्म कर रखा था। अब वहां आज लीगी पलड़े में पीपल्स पार्टी का वजन भी डल गया है। जब कुछ अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार वापसी की है कौमी असम्बली में। अपनी तकरीर के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया पर तहरीक इंसाफ की मुर्दा सियासत को जिंदा करने इसी बहरान का जिम्मेदार ठहराया है। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दी है। जो जुडिशरी है इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं, महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अदालत ने कहा था इनको ना निशान मिलेगा, ये ना जमात रहेंगे। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो की तकरीर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ही भी दो बदो जवाब आया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तो हुकूमत की जानिब से मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के रास्ते में रुकावट खड़ी किए जाने के खतहार भी कर दिया। बिलावल ने पाकिस्तान की जुडिशरी को बांग्लादेश की जुडिशरी से मिलाया, ये बिलावल की खामख्याली है। हम मुतालिबा करते हैं हुकूमत से कि जिस तरीके से काजी ईसा साहब का नोटिफिकेशन एज अ चीफ जस्टिस 88 दिन 87 डेज पहले हुआ है कि उस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए आज ही मंसूर अली शाह साहब की एज अ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन किया जाए। हम अपने अदलिया के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जुबानी जंग के साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर कानूनी जंग लड़ने का फैसला भी किया है, जिसके लिए 41 मेंबरान असम्बली उस कानून साजी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ अदलिया से सियासी रिलीफ की आस लगाई बैठी है, तो हुकूमत तहरीक इंसाफ पर अदालती मेहरबानियों का गिला करते हुए इंतहाई सतह तक जाने के लिए भी पर तोल रही है। बज़ाहिर हुकूमत का इस वक्त मुकम्मल तौर पर तकिया तो 9 मई पर है, जहां से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ का रास्ता रोका जा सकता है। और इस रास्ते को रोकने के लिए हुकूमत फौजी अदालतों की जानिब देखने लगी है। गुज़िश्ता रोज इस मुमकिन एक्शन का इम्कान वज़ीर दिफा आसिफ ने जाहिर कर दिया है। इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। नहीं, अगर वो अपनी हुकूमत में अब फौजी अदालतों में मुकदमे चला सकता है और लोगों को मौत की सजा हो सकती है, तो अब क्यों नहीं हो सकती? तो उसको भी फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा। बगावत का सरगना तो वो था ना। 9 मई से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ को आज एक और बड़ा धचका भी लगा है, जब पेशावर हाई कोर्ट ने इस मामले पर जुडिशल कमीशन के लिए जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह करते हुए कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जा सकता। दूसरी जानिब बानी पीटीआई हो या अपोजिशन लीडर उमर अयूब, दोनों ही 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा तो जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही इस मुतल्लिक खुद को क्लीन चिट भी दे देते हैं। गुज़श्ता रोज पहले बानी पीटीआई ने 9 मई पर किसी भी किस्म की गैर मशरूत मुआफ़ी के तासुर को भी मुस्तरद किया, और फिर उमर अयूब ने BBC को इंटरव्यू में 9 मई वाक़यात को पीटीआई को ट्रैप करने की साजिश करार दे दिया। अदलिया और इदारों से लड़ाई के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए सियासी लड़ाई लड़ना भी महाल हुआ पड़ा है, जब जलसों से मुतालिक सिर्फ तारीख पर तारीख ही आ रही है। डी चौक या इस्लामाबाद तक जलसा नहीं आ पा रहा। यानी हालिया दिनों सवाबी में होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे में पीटीआई रहनुमाओं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पर जलगार की ललकार तो जरूर दी, लेकिन इत्तलात के मुताबिक बानी पीटीआई ने हुकूमती इजाज़त के बगैर किसी भी सियासी मुहिम जोई से बाज रहने का मशवरा दिया है। इसी तरह पीटीआई का 13 अगस्त को इस्लामाबाद में ऐलान किए गए जलसे का मुस्तकबिल भी तारीख ही दिख रहा है, क्योंकि हुकूमत ने 13 अगस्त के बजाय पीटीआई को 22 अगस्त को तरनोल में जलसा करने की इजाज़त दी है, जिस पर पीटीआई ने 22 को ही जलसे की हामी भर भी ली है। सिर्फ मुकाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब के साथ। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने ज्वाइन किया मेरे प्रोग्राम पे। सबसे पहले तो बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया है कि मंसूर अली शाह
शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि काजी फाइज ईसा साहब का कोई 99 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था और अभी 78 दिन रहते हैं मंसूर अली शाह साहब के। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए? खदशात क्या हैं आपके? और आप लोगों ने काजी फाइज ईसा के भी तो मुखालफत की थी कि उनका इतना जल्दी क्यों जारी कर दिया गया है? देखिए, ये आज तहरीक इंसाफ का नहीं, ये हमारे अलायंस की मीटिंग थी जो अचकज़ई साहब ने इसको चेयर किया। इस पर हमने 3 फैसले किए। नंबर 1 डिसीजन हमने ये किया है कि हम 13 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में अवामी रैली मनाएंगे जो कि जश्न पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा फैसला हमने ये किया कि 14 अगस्त के दिन हम हकीकी आज़ादी की सेमिनार करवाएंगे चारों सूबों में। और तीसरा ये किया कि जो पार्लियामेंट में जो फैसला हुआ है और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है ना वो भी फरीक बनेगी और वो भी अपना केस जो है ना सबमिट करेगा सुप्रीम कोर्ट में। और चौथा ये हमने इस पर हमने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी किया और उसमें हमने कहा कि चूँकि जो काजी फाइज ईसा साहब की नोटिफिकेशन पहले हो चुकी थी तो इसी एनालॉजी पे ये ज़रूरी है कि मंसूर शाह की भी हो जाए ताकि ये भाम ख़त्म हो कि कोई एक्सटेंशन या एज में इजाफा। उस वक्त साहब ने मुखालफत की थी इतना जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने की। देखिए, एक इसके लिए तो एक एनालॉजी तो है ना, एक प्रेसिडेंट तो है ना, तो वो है। अगर वो नोटिफिकेशन आप जारी कर सकते तो इनके भी करो, क्योंकि आप क्यों वो जारी किया ये नहीं कर रहे? खदशात क्या है आपको? खदशात ये है कि कुछ हमें महसूस हो रहा है कि हुकूमत शायद जो है ना कोई इस तरह सोच रही है कि वो जो है ना कोई एक्सटेंशन दे या कोई इस किस्म का कानून लाए जिसकी वजह से जो है ना मुद्दत मुलाजिमत में इजाफा हो, जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। वो तो आईनी तरमीम के बगैर हो नहीं सकता और नंबर गेम में अभी तक हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत है नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं ना अभी मखसूस नशीसों के मामले पे आपको जो लग रहा है कि यानी आप देख रहे हैं कि वो जो है ना उसके लिए नई तावीलियात, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के बाद कानून बनता है और वो एक फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए बनता है। तो ये बताया कि जब इस तरह हुकूमत रवैया रखती है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो बिल्कुल उससे वो क्या कहते हैं कि रास्ता गुम हो गया, उसको समझ नहीं है। कौमी असम्बली में तो चले, आपको जो लग रहा है खदशात आपके हैं कि वहाँ पे वो कर लेंगे, मैंने 2 तिहाई अक्सरियत के लिए कर रहे हैं। सेनेट के अंदर तो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है गवर्नमेंट की। ये कोशिश कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ बहाने, यानी असल में प्रॉब्लम ये है कि नए कानून को मानते हैं, नए आइन को मानते हैं। इसके पास एक डंडा है, जोर, ताकत, और ताकत के नशे में बदमस्त है। इसने जो अभी जो हम हकीकी आज़ादी की जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेसिकली हम इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये मुल्क को कानून की हुक्मरानी के बगैर चलाओगी तो मुल्क तबाह होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क किसी तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकता। मुल्क में जो है ना सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है पे चल सकता है कि आइन की बलदस्ती और कानून की हुक्मरानी। सर, अभी ये जो हमने बात की मंसूर अली शाह साहब वाली के आप मुतालबा कर रहे हैं का नोटिफिकेशन जल्द हो, ये तहरीक इंसाफ भी अपने आप को जो है जब यानी इस तरह का मुतालबा करके उनको भी आप मुतनाज़ा नहीं कर रहे, उनको मुश्किल नहीं डाल रहे कि वो ब्रांड हो जाएंगे कि यार ये PTI इनके पीछे क्यों खड़ी हो रही है, इनका क्यों मुतालबा कर रही है? देखिए, मैंने एक दफ़ा तो फिर से कहा कि ये हमारी तमाम एलाइज का मुत्तफ़िका फैसला है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम समझे कि कोई बेइंसाफ़ी हो रहा है, कोई इलीगल काम हो रहा है, कोई अनलॉफुल काम हो रहा है। पोलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है कि वो इसके ऊपर अपनी बात करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। सही हो गया। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं एक्सटेंशन वाली बात अभी भी आपको ये सिर्फ अंदाज़ा या खदशा है या कोई इन्फॉर्मेशन भी है ऐसी कि कोई ऐसी चीज़ प्लानिंग हो रही है? इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल कि वो प्लान कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब को तोसी देने की। जी। वैसे हुकूमती वज़रा जो हैं वो डिनाई करते हैं, उनसे कई जब बात होती है वो कहते हैं नहीं ऐसा कोई प्लान है। तो नहीं डिनाई करते तो अच्छा है, नोटिफिकेशन पहले से करवा दे ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। काजी फाइज ईसा साहब भी खुद भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो भी हुकूमत को मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिसेंटली उन्होंने 2 महीने पहले तकरीबन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी किस्म की तोसी के अंदर। अच्छी बात होगी, जी, हम अप्रिशिएट करेंगे इसको। सही हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो खान साहब कह रहे हैं जेल के अंदर से कि
2 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले ये कि इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। यानी जो इस वक्त अवाम में इश्तियाल है और जो महंगाई है और जो सूरत हाल है, ये हुकूमत ख़ुद भी चाह रही है बेसिकली कि ये जो है उसको कोई राय फरार मिले या ये हुकूमत से जान छुड़ाए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन से सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए और या जो है ना कोई मतलब इनकी ये भी ख्वाहिश है कि अगर मार्शल लॉ भी आ जाए तो आ जाए, कोई इमरजेंसी भी आ जाए उसको शहादत मिले तो वो भी इस पर भी सोच रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ आपस में डिस्कशन हो रही है। ये तो है सर अगेन, ये आपकी मालूमात है या आपकी ख्वाहिश है? ये नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है। जो चूँकि पोलिटिकल लॉ के एक जगह दूसरी जगह डिस्कशन होती रहती है, हम इनसे भी हमारे साथ पार्लियामेंट में मुलाकात होती रहती है, तो उनके अपने भी हालात ऐसे हैं। और फिर जिनको ये खदशा है कि अगर ये ट्रिब्यूनल जो है ना उसको आज़ाद छोड़ा गया और ये फैसले करते हैं तो उनको तो वो तो इसमें कोई एक भी केस ऐसा नहीं है कि ये जीत जाएंगे। इस्लामाबाद की आपकी तीनों सीटें जो है ना वो PTI को मिलेगी। ये जो GT रोड पे जितनी भी सीटें इन्होंने ली है वो PTI को मिल जाएगी, कराची में मिल जाएगी। तो हम तो 2/3 मेजॉरिटी में आ जाएंगे। हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि ट्रिब्यूनल को आप करने दो, वो जो फैसला करे हमें कबूल होगा। और वो अपने मतलब इसके खिलाफ जो ना स्टे लेना, कभी ट्रिब्यूनल को काम से रोकना, ये सारे इस चीज़ों की ये खुला सबूत है कि ये हुकूमत को पता है कि ये हम जाली हैं और झूठी मैंडेट पे बैठे हैं। और ये ट्रिब्यूनल से अगर फैसले आ भी जाते हैं, फ़िलहाल तो मामला रुका हुआ है, इस्लामाबाद का भी रुका हुआ है, बाकी भी मामले रुके हुए हैं, ताख़ीर में ये मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है, फौरी तौर पर कोई फ़ैसला आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर कुछ आते हैं फैसले, अगर इस्लामाबाद के 3 हलकों के ही आ जाते हैं, मैक्सिमम क्या होगा कि री इलेक्शन वहाँ पे शायद ट्रिब्यूनल कह दे इलेक्शन का लज़म है, नया इलेक्शन कराएं, तो नया इलेक्शन वो करवा लेंगे जिस तरह उन्होंने ज़मीनी इंतख़ाबात करवाएं, या फिर आप पूरे इलेक्शन के कलदम करार देने का फिर मुतालबा करेंगे कोई बड़े पैमाने पर जाके तहकीकात का? देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि अवाम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ जो है ना 2/3 मेजॉरिटी से जीती है। इनकी जो लीडर्स हैं वो बुरी तरह हारे हैं। नवाज शरीफ खुद हारा है, इनके बड़े बड़े लीडर्स जो है ना वो हारे हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाया जाए। तो हम अदालतों से ये तवक्को रखते हैं कि अदालतों को इंडिपेंडेंट छोड़ो, उसको जो है ना मेरिट के ऊपर फैसले करने दो, तो तब कोई सर्वाइव कर सकेंगे। देखिए, आप अगर हुकूमत नहीं चला सकते तो चले, आपने एक जारी तौर पर हुकूमत को तो थोड़ा अपने अंदर जो है ना कोई शर्म हया कोई करो और कोशिश करो कि जो जिसकी आवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वही इस मुल्क को आगे बढ़ाए। हम तैयार हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो हमारा ओरिजिनल मैंडेट है, हमारा ओरिजिनल मैंडेट हमें मिलता है। सही। जब आप बार बार कहते हैं कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, इससे क्या मुराद आपकी? कहाँ हुकूमत मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चला रही? नंबर 1 ये है कि जो इलेक्शन हुआ आपका इलेक्शन के ऊपर एतराज़ बिल्कुल चले मानते हैं, वो बिल्कुल जायज़ है जी, उसकी तहकीकात होनी चाहिए फॉर्म 45-47 वाले मामले की। आगे जब गवर्नेंस की बात करते हैं, हुकूमती रोज़मर्रा उमूर की बात करते हैं, कहाँ कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रहा मुल्क? देखो, सबसे पहले तो आपने जो बात की है, एक तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको काम करने दिया जाए, जल्द अज जल्द फैसले करे ताकि मुल्क की क्राइसिस से निकल आए। जी हाँ। दूसरा हमारा मुतालिबा ये है कि ये जो इदारे हैं, हर इदारे की अपने पेरीमीटर्स है, अपना कानूनी और आइनी उसकी जुरिसडिक्शन है, उसके अंदर वो काम करें। सही। अच्छा, इसके अलावा सर मुझे ये बताएं कि अब एक बड़ा मसला जिस वक्त तहरीक इंसाफ फेस कर रही है वो है 9 मई का। 9 मई के वाले से एक तो खान साहब के मौक़िफ़ जो है वो बदल रहे हैं बार बार। कभी खान साहब कहते हैं कि माफ़ी वो हमसे मांगे, हम क्यों माफ़ी मांगे। कभी खान साहब कहते हैं ठीक है जी, आप माफ़ी मांगने को मशरूत जो वो बात करते हैं, माफ़ी मांगने की वो रजामंदी ज़ाहिर करते हैं। ये मौक़िफ़ क्यों बदल रहे हैं तेज़ी के साथ खान साहब के आए रोज़? आज का मौक़िफ़ क्या है खान साहब का लेटेस्ट पोजीशन क्या पार्टी की? साहब, मैं आपसे एग्री नहीं करता। सही। खान साहब के मौक़िफ़ नहीं बदलते, एक ही मौक़िफ़ है, एक ही मौक़िफ़। असल में जो रिपोर्टिंग होती है बाद का डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग हो जाती है। एक ही मौक़िफ़ है हमारा कि जो 9 मई है उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाओ। और हमने कहा है, हमेशा कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जरिए जो है ना उसकी फाइंडिंग आ जाएगी, फैक्ट सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो रिस्पॉन्सिबल है फिर वो तो आपकी सारी पोजीशन बिल्कुल ठीक, आपकी पोजीशन है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए।
लेकिन जो नौवीं पे मुआफ़ी का जो मामला है उस पर पोजीशन बदल रही है। कभी खान साहब कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगे, कभी कहते हैं कि ठीक है हम माफ़ी मांगेंगे। सबसे पहले तो फैक्ट सामने आने चाहिए ना। जी जी, हमारा क्लेम ये है कि ये हुकूमत और मुस्लिम लीग और उस वक्त की जो हुकूमत थी और मुस्लिम लीग, इन्होंने मिलकर ये फ्लैग ड्रामा करवाया, मतलब जो ये ऑपरेशन करवाया ये एक साजिश थी। और साजिश में वही लोग बेनिफिशरी रहे जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं। हमारा ये दावा है, उसकी अलग दावा है। जुडिशल इंक्वायरी में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, तो सर ये जुडिशल इंक्वायरी का भी आपको जो आपका मुतालबा था उसे आप उस पर आपके लिए बड़ा सेटबैक था कि पेशावर हाई कोर्ट को जो खत लिखा था अली बिन गंडापुर साहब ने तहकीकात के लिए, आज उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम कोई कमीशन नहीं बना सकते तहकीकात के लिए। मैंने अभी टीवी पे देखा, मैं डिटेल पता नहीं है। ये बिल्कुल उनकी तरफ से आ गई, माजरत आ गई। वो कह रहे हैं हम नहीं कर सकते। हम अपने लीगल उससे पूछेंगे, देखेंगे कि उसने किस बुनियाद पे किया है, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी जो है रास्ता है। वो ये कह रहे हैं 1985 के जो केपी के जो रूल्स हैं उनके खिलाफ था, ये जो है ना नहीं बना सकते हम। अच्छा, मैं चूंकि इस पे कमेंट नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि खत जो लिखा गया वो कह रहे हैं कि उसके चलो वो फिर हमारा जो लीगल टीम है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। सही है, तो लेकिन ये तहकीकात तो ना हो सकी ना, जो भी है व्हाटएवर रीजन इसकी। नहीं, क्योंकि जो आप जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे लेकिन मैं चूंकि नहीं हो सका, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं इस पे नहीं कहता। उसके लिए आप कानून साजी कर सकते हैं, आप जो है ना अदालत पे लेके जा, पार्लियामेंट में ला सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, वैसे तो हुकूमत अपनी इंक्वायरी करेगी, अपनी तरफ से जो है ना चीजें लिखेगी बस। वो तो मामला हुकूमत तो आप तो देखें ना, वो तो बेनिफिशियरी है सारी सूरत हाल की 9 मई की। वो तो आप कह रहे हैं कि फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने पड़े, वहां भी जाके चलाएंगे, और सिर्फ बाकी लोग नहीं, खान साहब का मुकदमा भी वहां पे चलाएंगे। वो कह रहे हैं चूंकि वो मास्टरमाइंड है सारे मामले के। कल हाजी आसिफ साहब ने इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया है। हाजी आसिफ साहब तो खुद हारे हुए हैं, रेहाना डार से हारे हुए हैं, और फिर इसने जिस तरीके से उसकी तो ख्वाहिशें बहुत हो सकती है। अभी तो वज़ीर दिफा मुल्क है सर। नहीं, वो उस वक्त उसकी ख्वाहिश, देखो वो एक नाजायज़ तौर पर हुकूमत में बैठे हैं, उसके पास मैंडेट नहीं है। मैं ज़्यादा इससे बात नहीं करूँगा। बुजुर्ग आदमी अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखते। सही है, चाहिए कि वो थोड़ा लिहाज रखे इसका भी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो खान साहब की तरफ से पैगाम रसानी पिछले 2-3 हफ्तों से हो रही थी, उमर अयूब साहब के ज़रिए भी पैगाम भेजा गया इदारे को कि आप न्यूट्रल हो जाएं। बातचीत के लिए खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया, रजामंदी का इजहार किया खान साहब ने। फिर अलीमा खान साहब के ज़रिए भी खान साहब ने पैगाम भेजे इदारे को। कोई वहाँ से रिस्पॉन्स आया कोई, या बिल्कुल किसी किस्म का कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आया? मुझे तो इस चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरे पास इल्म नहीं है तो मैं क्यों कमेंट्स कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि खान साहब ने किसी को कहा है, नहीं कहा है, जो भी बात है मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो एक पब्लिक स्टांस जो आप कह रहे हैं ना उसके हवाले से, तो उसका भी जो हमारा मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि उनसे बात हो तो हम सिर्फ उसके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बात करेंगे कि जो बल्कि को आइन है मौजूदा और कानून है उसके अंदर रहते हुए अपने रोल प्ले करे। और हम हमेशा समझते हैं कि हमारे इदारे मजबूत होने चाहिए, उसकी जो है ना कैपेसिटी जो है ना इन्हांस होनी चाहिए, ताकि हमारे इमरान खान ने हमेशा कहा है कि फौज भी हमारा मुल्क हमारा है, लेकिन जो बात करने का है वो जो है ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुल्क को जो है ना जो बड़ी जो है ना एक सख्त पोजीशन थी खान साहब की। आज से 3 हफ्ते पहले पोजीशन बदलना शुरू हुई है इदारों के वाले से। वो रियलाइजेशन कैसे आई खान साहब ने? क्या आप उन्हें समझ आ गई है कि पावर जो है वो उसको खान साहब ने एडमिट कर लिया है इदारों की? देखो, अल्फाज की ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मकसद है कि वो है मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। आइन का क्या मकसद है? यानी तमाम इदारों की अपनी हुदूद बताइए ना, कोई इदारा अपनी हुदूद से ना निकले। उसकी आइन ने बस एक क्लियर कट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके मुताबिक जाए। उसके लिए तो बात करने की जरूरत नहीं, आइन के अंदर ऑलरेडी हदूद तय्यन है। बात क्यों जरूरत नहीं है? जब आप आइन के आप एक इदारा दूसरे इदारे के अंदर काम कर रहे हो, आप देख रहे हैं कि सारे इदारे जो है एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वो जब मैं आपसे रिस्पॉन्स की बात कर रहा था कि रिस्पॉन्स इदारे से क्या आया, मैं क्या कोई अली बिन गंडापुर साहब के साथ आपके कोई नहीं अच्छे कोई रवावत ताल्लुकात वगैरह आजकल? कि वो सुना है उनके जरिए कोई पैगाम वगैरह कोई आया था, कोई जवाब वगैरह? चूँकि वो चीफ मिनिस्टर है और मैं यहाँ MNA हूँ, मैंने उसके साथ इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा। नाज़रीन, हमारी असद कैसर साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो खान साहब कहते हैं ना कि कुछ बड़ा होने वाला है मुल्क के अंदर, उसमें एक तो आपने भी कल बात की कि ISF जो है, जो आपकी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो आप कह रहे हैं कि अब वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई जो कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से, PSF के नाम से एक तलबा का एक ग्रुप सामने आया। उसमें सारे लोग तो वही थे जो आपकी ISF के हैं। कोई ये जो है ISF को ही आप रीब्रांड कर रहे हैं एक नए नाम से कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से जी, कि जिस तरह बांग्लादेश में तलबा निकल आए थे, पाकिस्तान के अंदर भी तलबा निकल रहे हैं बाहर। और 30 अगस्त की डेडलाइन दी गई है कि खान साहब को रिहा किया जाए वरना फिर सड़कों पर होंगे। तो ये आपकी ही पार्टी की तरफ से एक इनिशिएट की जा रही है चीज़? नहीं, देखिए इस वक्त एक लावा तो है, एक फ्रस्ट्रेशन है, हमारे वर्कर्स में भी है, हमारे स्टूडेंट्स में भी है, हमारे यूथ में भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो भी जद्दोजहद करें वो आइन और कानून के अंदर करें, पुरअमन तौर पर जद्दोजहद करें। किसी तौर पर हम वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते। सही है, लेकिन वो जो बांग्लादेश मॉडल की तरफ ही आप लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, आप जो बात कर रहे हुकूमत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वो सबक नहीं सीखेगा और वो इस तरह रवैया रखती है तो डेफिनेटली फिर मुल्क जो है ना किसी भी तरफ जा सकता है। हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत खुद होश के नाखून ले और देखिए कि वो कानून के मुताबिक मुल्क को चलाने की कोशिश करे। आप तो हुकूमत के खात्मे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत रहे लेकिन कानून के मुताबिक चीज़ों को करे। देखिए दोनों बातें, इस वक्त तो इस हुकूमत की तो वो नहीं है ना, कानून तो हम क्या कह सकते हैं। एक हुकूमत है, ये जो इस वक्त MNAs है या मिनिस्टर्स है या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनको पता है कि उनकी अपनी बच्ची बीवी को पता है कि ये शिकस्त खुर्दा है, इनको खुद अपनी ज़मीर नहीं है, उसके अंदर जो है उसको आवाज़ नहीं मिलती। सही है। तो सर ये जो 30 अगस्त की डेडलाइन है स्टूडेंट्स की तरफ से आई है, मेजॉरिटी में तो उसमें ज़ाहिर ISF के ही स्टूडेंट्स हैं आपके, तो सपोर्ट करती है पार्टी इस 30 तारीख की डेडलाइन? अभी तक सड़कों पर आएंगे, हम आपस में डिस्कस करेंगे। हमारे CC में अभी बात नहीं आई है, तो जो भी डिसीजन पॉलिसी होगा फिर CC पॉलिसी देगी। जैसे सर KP में एक ग्रुप सामने आ रहा है, वैसे वो चीज़ रह गई, दोबारा से उस पर मैं सवाल करना चाहता, ये जो खान साहब कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है? देखो ये इस वक्त जो है ना एक आवाम का एक फ्रस्ट्रेशन है, आवाम के अंदर एक गुस्सा है, जो बिजली की बिलें आ रही हैं, जो महंगाई है, ये तो हुकूमत इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, ये तो उसको फैस ही नहीं करेगी। कौन निकलेगा बाहर? देखो हम ही निकालेंगे, हम आवाम को जो निकालेंगे। आप तो सर जलसा नहीं कर पा रहे इस्लामाबाद के अंदर पिछले कई महीनों से। हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम पीसफुल लोग हैं। अगर आप हमें मुसलसल हमारे जो कानूनी और आईनी हक है उससे रोकेंगे, फिर हमारे पास वो क्या रास्ता है? अब 13 को तो नहीं, अब 22 को रहा जलसा इस्लामाबाद में ना PTI का। 22 वाले पे आपने 22 फैसला क्या है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलेंगे, जिसपे मैं खुद और अयूब साहब और ये गोवर और अचकज़ई साहब, हम 4 मिलेंगे और डोटोक बात करेंगे इनके साथ। सही, फिर अब से गिला ना करें, क्योंकि अदालत ने भी हमें फैसला दिया है और इसके बाद ये करेंगे तो इसका मतलब ये कि कानून को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते। चीफ कमिश्नर को मिलेंगे इस्लामाबाद के? हाँ, चीफ कमिश्नर को मिलेंगे। फिर अगर ये कानून को नहीं मानते तो फिर हम देखेंगे कि फिर इनके खिलाफ केसेस होंगे। अच्छा, फिर भी जलसा में जब तक इजाज़त नहीं होती नहीं करेंगे, अदालत के अंदर ही मामले को प्रोसीड किया जाएगा? नहीं, जलसे के बारे में हमने डिसाइड किया, जलसा करेंगे। अच्छा, ये हमारा कानूनी नहीं मिलती इजाजत जो है ना अदालत ने हमें दी है, बस वो काफ़ी है। अब वो 22 को ही कर रहे हैं ना, 13 को तो नहीं कर रहे, 13 को तो 22 सही हो गया। जैसा दूसरा मुझे ये बताया कि KP में कोई ग्रुप आ रहा है, एक नाराज़ ग्रुप जो है वो खड़ा हुआ है, जिसमें शकील साहब भी हैं, आतिफ खान साहब की बात भी चल रही है, जो करप्शन पे, अकरबा परवरी पे जो है गणापुर साहब की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक ग्रुप एक्टिव हो रहा है KP के अंदर। आपकी क्या मालूमात है इस पर? नहीं, आपको किसने कहा है? देखो पार्टी के अंदर जो है ना इख्तलाफ भी होता है, इख्तलाफ राय भी होता है, कि कोई ग्रुप नहीं है। करप्शन पे, अकरबा परवरी के वाले से मैं पॉलिटिकल ग्रुप की बात नहीं कर रहा सर। नहीं, देखिए जो आप नाराज ग्रुप है कोई? नहीं, मैं कोई इस किस्म की ग्रुप नहीं है, सारे जो है ना इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। वो तो है, लेकिन सूबे के अंदर अगर सर होती है कोई, अगर कारकर्दगी के वाले से इश्यूज होते हैं, आप मुतमईन है गणापुर साहब की कारकर्दगी से उनकी हुकूमत की? क्यों नहीं है? सही, मुकम्मल मुतमईन है। देखो एक काम है, अभी नया नया चल रहा है, बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं और उसको जो है ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वफाक इसके साथ कोई ताउन नहीं कर रहा, उसको फंड नहीं दे रहे, उसको ऑफिसर नहीं दे रहे। सही हो गया, सब कुछ जो है ना इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, इसके बाद क्या?
सही। अच्छा दूसरा साहब मुझे ये बताइए, पार्टी जो है फिर वो नाराज ग्रुप की बात को भी सुनेगी या डट के खड़ी होगी अली बिन गंडापुर के साथ ही जैसी भी गवर्नेंस? नहीं, आपने तो ग्रुप बना दिया है एक नाराज ग्रुप है सर, मैं बता रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन है सर। मेरे नॉलेज में नहीं है और आपके नॉलेज में है। चलिए मेरे नॉलेज है सर, आप डिनाई कर सकते हैं सर, आप पार्टी के ज़ाहिर सीनियर लीडर हैं, आप डिनाई करना चाहिए कर सकते हैं आप सर, आपका राइट है। सर मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपके जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँचे, चूँकि आप ही डील कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के साथ मामलात को, कहाँ पहुँचे? मंगल को शायद एक कमेटी लेवल पर को बातचीत होनी थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने भी गालिबन शरीक होना था, वो फिर नहीं हुआ, कहाँ पहुँचा ये मामला? नहीं, हम खुद बिजी थे, अभी हम राबिता करेंगे, राबिते हमारे हैं, राबिते टूटी नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, उसकी अपनी इंटरेस्ट है। आज भी हमारी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई है तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपका चीज़ें सामने उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो आपसे मुख्तलिफ है क्या मौलाना के? नहीं, देखो हमारे एजेंडा है कि इस वक्त हमारा जो है ना, हम भी समझते हैं कि ये इलेजिटिमेट हुकूमत है, हम भी समझते हैं कि मैंडेट चोर है, वो भी समझते हैं। जो अफगानिस्तान के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, जो इंतहा पसंदी और ख़ासकर ये जो ऑपरेशंस के हवाले से हमारी एक ही पॉलिसी है, बहुत चीज़ें पॉलिसी है, लेकिन चूँकि हमारे बहुत तरक्कियाँ रही हैं काफ़ी लंबे अरसा, तो चीज़ों को जेल करने के लिए टाइम लगता है। तरीक़ेकार पे भी थोड़ा सा इख्तलाफ है ना कि मौलाना फजलुर रहमान आपको ये कह रहे, तकाजा कर रहे हैं कि आप इस्तीफ़े दें असम्बलियों से, फिर मामला आगे बढ़ सकता है, ये धांधली की तहकीकात वाला? नहीं, बाकायदा मुतालबा तो कोई उसका नहीं आया, इसके से कोई मुतालबा नहीं है, अभी तो इनिशियल बातें हो रही है, जब हम बाकायदा तौर पर बैठेंगे तो फिर कोई बात। रिपोर्टर्स को तो उन्होंने कहा था रिपोर्टर्स को कि है ये हमने रखा है पीटीआई के सामने। नहीं, इस टॉपिक की बाकायदा कोई, चूँकि मैं ही जो उसके साथ कभी कोई आपने भी कोई ऐसी गारंटी नहीं दी उन्हें, यकीन दहानी ऐसी कोई नहीं कराई मौलाना फजलुर रहमान को कि अगर आया मौका आया तो कुर्बान करनी पड़ी तो कुर्बान कर देंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। असम्बलियाँ यानी कि ये तय है कि कुछ भी हो जाए असम्बलियों से इस्तीफ़ा एक भी नहीं आएगा पीटीआई का? वो हालात के मुताबिक फैसले होते हैं ना, हालात के मुताबिक फैसले करेंगे, अभी तक तो नहीं है, कल अगर सूरत हाल बनी तो वो भी फैसला हो जाएगा। तो अगर हालात ऐसे बनते हैं तो फिर इस्तीफ़ों वाली तरफ ही जाया जा सकता है, वो ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर रहे आप? बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अभी तक हमारी उसके ऊपर कोई मशावरत नहीं हुई। एक ऑप्शन मौजूद है, किसी मौके पे एक्सरसाइज किया जब अगर ज़रूरत हुई, अगर ज़रूरत पड़ने पे। ठीक हो गया। अच्छा सर, फाइनली मुझे बताया कि ये जो अचकज़ई साहब ने खान साहब से ग्रीन सिग्नल लिया था हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बातचीत के लिए, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्या वजह इसकी है? कुछ इतलात इस तरह की आ भी रही है, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि शायद उनका कोई रब्ता हुआ भी है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, ऐसे कोई है सर इतला? कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा साहब का कोई रब्ता नहीं हुआ मियां नवाज शरीफ के साथ? जी, उस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है। अच्छा, उसने कहा है कैटेगरिकली उसने इनकार किया कि कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, कोई रब्ता नहीं है, तो फिर वो क्या वजह, क्यों मामला आगे नहीं बढ़ा वो वाला जो उन्होंने ग्रीन सिग्नल लिया था खुद? बल्कि उन्होंने खुद खान साहब से कहा था, ये दरखास्त की थी कि आप मुझे ग्रीन सिग्नल दें, मैं बातचीत करना चाहता हूँ, फिर अचकज़ई साहब उस पर प्रोसीड उन्होंने नहीं किया, क्या वजह इसकी? अब वो नहीं करेंगे या करेंगे आगे चल के? मामला क्लोज हो गया? अचकज़ई साहब के अपने माइंड है, सीनियर आदमी है। जी हाँ, और मुझे अभी कोई पता नहीं है इसका। सही हो गया। अच्छा सर, इसमें ये बताएं मुझे कि ये जो शेर अफजल मरवत का मामला है ये कहाँ पहुँचा है? पार्टी में उनकी वापसी हो रही है या हो सकती है या नहीं होगी? अब अरे इंटरव्यू में जाते तो यही सवाल आता है। आपकी पार्टी का एक कीमती बंदा है सर, आपकी पार्टी का कीमती बंदा था, अब तो नहीं है, निकाल दिया गया। हालात के मुताबिक कभी चूँकि एक तंजीमी मामला है और उसको शोकाज नोटिस मिला है, मुझे उम्मीद है वो पेशेंसली हालात का मुकाबला करेंगे। हमारा भाई है, हम इसे लूज़ नहीं करना चाहते और मेरी ख्वाहिश है कि कोई तरीके से विन विन सिचुएशन बन जाए, लेकिन इस वक्त चूँकि एक डिसीजन आई है तो देखते हैं क्या बनता है। सही है। और तहरीक आपकी अब जो हुकूमत के खिलाफ है वो सितंबर में शुरू हो रही है? बिल्कुल, अभी चूँकि शुरू हो गई है थोड़ा स्लो पेस पे, अभी इसको इंशाल्लाह मौसम भी ठीक हो रहा है, इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना सामने क्या क्या शामिल है तहरीक के अंदर, और इसका जो है ना वो पीक पॉइंट क्या होगा इस तहरीक? देखिए, तीनों है ना, हम रोड पे भी होंगे, हम अदालतों पे भी होंगे और हम जो है ना पार्लियामेंट भी अपना भरपूर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च धरना भी शामिल है इसके अंदर या सिर्फ जलसे वगैरह? और अभी वो दूर है, वो मोबिलाइजेशन ही है फिलहाल? नहीं, वो अभी मोबिलाइजेशन है, वो अभी दूर है। जब जो फैसला हो जाए तो फिर हम करेंगे। इसके ऊपर ऑप्शन हो रही है, डिस्कशन हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा कोई कदम ना हो कि वो नाकामी का कोई चांस हो उसका। और खान साहब की रिहाई के वाले से अब आपको चांसेस कितने लग रहे हैं? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसी साल होगा, अल्लाह मदद करेगा। इसी साल इंशाल्लाह। अब वो बात हफ्तों या महीनों से साल पे चली गई है? नहीं, इसी साल, इसलिए मैं टाइम थोड़ा कोशिश करता हूँ कि वो
इस साल का मतलब है कि बहुत जल्दी हो सकता है इंशाल्लाह। सही है, इन दिसंबर से पहले पहले आप करेंगे रिहा हो जाए, जो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। सही। और ये रिहाई जो है अदालती फैसले की सूरत में होगी, किसी समझौते की सूरत में होगी, या तहरीक के नतीजे में होगी? मुझे उम्मीद है अदालतों से होगी इंशाल्लाह। अदालतों से होगी। और अदालत है और हमारी तहरीक अदालत ने तो रिहाई का हुक्म दे दिया था, तो तहरीक में इतनी जोर होगी कि अदालत भरी कर दिया था, लेकिन रिहा नहीं हो सके। नहीं देखे, जो हम फील्ड में होंगे ना, अवामी प्रेशर भी होगा और अदालतों से इंसाफ की तवक्को भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब की, जिनका कहना है कि इसी साल यानी दिसंबर से पहले ही खान साहब की रिहाई जो है वो हो जाएगी। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई अहम मामले के बारे से। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान में खेलों की तारीख की एक शानदार रातों में से एक थी, जब मियां चन्नू के मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साल अरशद अदीब ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में दुनिया को दंग कर डाला। 6 में से पहली कोशिश ज़ाया होने के बाद अरशद अदीब ने जब दूसरी कोशिश के लिए नेज़ा लेकर दौड़ना शुरू किया तो शायद उसको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उसके ये चंद कदम ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में अमर हो जाएंगे, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल लाने वाला खिलाड़ी बन जाएगा, बल्कि एक सदी से भी जायद के अरसे में आने वाला वो अजीम खिलाड़ी बनकर उभरेगा जिसने 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर वो ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, जिसको आइंदा 4 साल तक कोई तोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। दिलचस्प बात यह है कि हरीफ और दोस्त भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए भी अरशद अदीम की ये थ्रो नाकाबिल तस्खीर ही साबित हुई और उनको चांदी के तमगे पर ही इक्तफा करना पड़ा। इससे कबल 1984 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा हॉकी का इवेंट जीतकर पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाया था, जबकि जिसके बाद 1992 में पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉलैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त देकर आखिरी बार ओलंपिक पोडियम पर चढ़कर कांसी का तमगा हासिल किया था। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान की जानिब से किसी एथलीट ने इंफरादी हैसियत में ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। अब अगर अरशद अदीम के इस अजीम सफ़र की बात हो तो ये ना सिर्फ तवील था बल्कि तकलीफ और कुर्बानियों से भरपूर भी था। गो कि इस वक्त पूरी कौम अरशद अदीम की माला जप रही है, इनामात की बारिश हो रही है। हुकूमती ऐवानों से अरशद अदीम के लिए सब कुछ कर जाने के दावे और इरादे जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन अरशद अदीम ने अपने लिए क्या कुछ किया उसको जानना भी ज़रूरी है, ताकि उनका ये सफ़र काबिल तकदीर सफ़र के तौर पर याद भी रखा जाए। आयरन मैन और स्टील शोल्डर मैन के लक़ब से भी पुकारे जाने वाले अरशद अदीम का ये सफ़र कितना कठिन था, इसका अंदाज़ा इस बात से हो जाना चाहिए कि उनके घर बार को पसंद का खाना खरीदने के लिए भी जिद्दोजहद करना पड़ती थी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद अदीम का अपने बहन भाइयों में तीसरा नंबर था, जिनके वालिद मजदूर थे। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अरशद अदीम के बड़े भाई शाहिद अजीम ने इंकशाफ किया कि उनके घराने को अक्सर औकात खाने के लाले पड़े रहते थे। वालिद घर के वाहिद फर्द थे जो 7 बच्चों समेत एहलिया का पेट पाल रहे थे। इस खानदान को साल में सिर्फ एक बार ईद उल अजहा के मौका पर ही गोश्त खाना नसीब होता था। भाई के बकौल अरशद को गांव में रूसी ट्रैक्टर बुलाते हैं कि अल्लाह ने उसमें बहुत ताकत रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एथलीट अरशद अदीम ने माजी में ऐसे हालात भी देख रखे हैं कि उनके पास नेज़ा खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। अरशद अदीम ने इस मुकाबले में जाने से कबल बताया था कि उनके पास एक ही आलमी मयार की जेवलिन है जो ख़राब हालत में है, जबकि नीरज चोपड़ा के लिए इंडियन हुकूमत ने टोक्यो ओलंपिक से पहले 177 जेवलिन खरीदे थे। क्योंकि पाकिस्तान में खेलों का हाल कुछ इतना ताबनाक नहीं, लेकिन ये मिट्टी कितनी जरखेज़ थी कि माजी की मिसालें भरी पड़ी हैं और उम्मीद है कि अरशद अदीम के बाद मुस्तकबिल की भी अनगिनत मिसालें सामने आती रहेंगी। ये कैसे मुमकिन होगा और इसको पाना कैसे पाने के लिए क्या कुछ करना होगा, इस पर बात करेंगे एक और पाकिस्तान एथलीट नो दस्तगीर भट्ट से, जिन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल जीता था। बहुत शुक्रिया नो दस्तगीर भट्ट साहब, आपने ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में सबसे पहले तो बताएं कि कितना ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत तारीखी मौका है कि एक इनफरादी एक खेल के अंदर पाकिस्तानी किसी भी एथलीट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जीता है ओलंपिक्स के अंदर। आपका भी बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा है, कॉमनवेल्थ के अंदर भी आप मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर भी उनके साथ रहे, वहाँ भी आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। ज़रा बताएंगे अरशद अदीम की स्ट्रगल के हवाले से कि वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे। जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान को जो है बड़ी इज्जत से नवाजा, अरशद नदीम को बड़ी इज्जत से नवाजा है। तो सबसे पहले तो हमें अरशद नदीम का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने जो हिम्मत दिखाई है, जो उसने कल शेरों की तरह जो खेला है, तो उसे जो है ना के क्या कहते हैं
ना कि पूरी दुनिया में जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान का जो है उसने पाकिस्तान का झंडा जो है लहरा दिया। तो मेरा ख्याल है कि अरशद नदीम की जर्नी जो है मेरे साथ जो है 2016 में शुरू हुई थी, जबकि अरशद नदीम जो है तीसरे नंबर पे आए थे वहाँ पे साउथ एशियन गेम्स में। तो उसके बाद हम डिफरेंट कैंप्स में साथ रहते थे और मतलब मैं देखता था कि ये लड़का जो है काफी लंबा चौड़ा है और मतलब जोरदार जो है बंदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का ध्यान नहीं होता था, क्योंकि वो एक विलेज से आया हुआ था, तो उसे एक समझा जाता था कि मतलब पिंड का बंदा है, तो इसलिए जो है ना ज्यादा बुलाया नहीं जाता था। लेकिन माशाल्लाह उसने जो 2018 में पहली बार जो है उसने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर उसके बाद उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे साथ जो है क्या कहते हैं 2022 में गोल्ड मेडल जीता और साथ रिकॉर्ड भी किया। तो माशाल्लाह बहुत ही मैं उसके बारे में कहूंगा कि सादा बंदा है, सिंपल बंदा है और बहुत ही जो है अच्छा इंसान है। और एज अ प्लेयर वो क्या कहते हैं मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे टॉप प्लेयर जो है अरशद नदीम ही कहलाया जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल गेम में मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पहली बार अगर ओलंपिक्स में मेडल लिया है तो वो पहली बार लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने गोल्ड मेडल के साथ साथ हमने ओलंपिक रिकॉर्ड भी किया है। तो ओलंपिक रिकॉर्ड करना जो है कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि पूरी पाकिस्तान कौम को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस खिलाड़ी को जो है इसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे भी पहुंचे। और मेरा ख्याल है कि जितना 1992 में वर्ल्ड कप इमरान खान जीत के आया था, तो मेरा ख्याल है इसी तरह अरशद नदीम को भी जो है रिसीव करने के लिए मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानी को जो है ना जी बिल्कुल नो दस्तगीर भट्ट साहब, लाहौर में पंजाब हुकूमत की तरफ से प्लान हो रहा है कि एक जो है वो विक्ट्री बस जो होती है वो जाएगी और विक्ट्री परेड होगी लाहौर की सड़कों के ऊपर, सारे लोग निकलेंगे चैंपियन को देखने के लिए, इस्तकबाल के लिए। शानदार वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां बिल्कुल की जा रही हैं और सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि हर सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, हर जो पाकिस्तानी शहरी है वो इस वक्त खुशी से निहाल है कि एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि जिस तरह आपने खुद बात भी की कि सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता बल्कि ओलंपिक में रिकॉर्ड कायम किया है। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा हूँ ज़रा उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से अगर हम बात करें, तो जिस तरह आपने पहले बात अपने इंट्रो के अंदर बात की कि बहुत ही एक गरीब घराने से उनका ताल्लुक है, बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कैसे उनका सफ़र स्टार्ट हुआ, किस तरह यहाँ तक पहुँचे, आपने इकट्ठे कैंप भी किया, उन्होंने अपनी मुश्किलात आपके साथ शेयर की, ज़रा वो बताएं हमारे नाजरीन को कि वो किस मरहले से गुजरकर अरशद नदीम जो है एक गाँव से आया, अरशद नदीम एक गरीब घराने का अरशद नदीम जो है वो ब्रांड एक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कैसे बना, ये स्ट्रगल ज़रा हमारे नाजरीन को अगर आप बताएं तो। दरअसल अरशद नदीम जब हम 2022 में इकट्ठे थे यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो मेरी जब उससे मुलाकात हुई थी तो उसकी जो कोनी थी वो उसने काफी पट्टियों से जो थी वो लपेटी हुई थी। और मतलब जब मैंने उससे पूछा कि यार मतलब क्या इशू क्या आ रहा है, तो वो कह रहे थे यार मेरी जो क्या कहते हैं जो जॉइंट में है वहाँ पे उसमें कुछ इशू है। तो मैं मतलब काफी अपील करता रहा हूँ कि मुझे जो है ना इसके लिए ऑपरेट के लिए कहीं पे भेजा जाए या इसको दिखाया जाए कि इंजरी जो है मेरी ठीक हो। लेकिन उस इंजरी के बावजूद उसका मोराल जो था वो मैंने देखा कि उसका मोराल डाउन नहीं, उसका था कि मैं अगर इस कंपटीशन में नीरज चोपड़ा आता है तो मैं उसको हराऊंगा। तो उसने जब फिर क्योंकि मेरे मुकाबले के कुछ दिन बाद ही उसके मुकाबला था, तो उसने जब मुकाबला खेला तो उसने वो जब 90 मीटर पहली बार थ्रो की तो मतलब नजर आया कि इस बंदे के अंदर जो है कितना जज्बा है, कितना जुनून है। और ये बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के बगैर ही इतने पेन के अंदर अगर 90 मीटर थ्रो कर सकता है, तो क्या ये अगर इसे फैसिलिटेट किया जाए, अगर इसे इसकी टेकरिंग की जाए तो ये क्या से क्या कर सकता है। मेरा ख्याल है कि एथलेटिक ये जब अब से लेके जितनी भी मैंने एथलेटिक देखी है अब तक का जो सबसे अच्छा जो प्लेयर जो मैंने देखा है वो अरशद नदीम देखा है, बाई फिजिक भी और मतलब गॉड गिफ्ट पावर अल्लाह ताला ने उसे दी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर 100 मीटर कोई क्रॉस कर सकता है तो वाहद जो है ना अरशद नदीम है। अगर हुकूमत अभी भी इसके ऊपर जो है नजरदानी करे तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त पे जो है ना अरशद नदीम जो है 100 मीटर भी जो है वो क्रॉस करेगा। तो नो दस्तगीर भट्ट साहब ये बताएं कि किसी मौके पे उन्होंने जो है अपने करियर में ज़ाहिर बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बड़ी गुर्बत देखी है, बड़ी कसम कुर्सी की हालत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त की है, बड़ी मुश्किलात से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कभी उन्होंने किसी मौके पे जो है हिम्मत हार गए हो यार कि नहीं हो पा रहा, ये पीने के बड़ा मुश्किल काम है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है
और फिर हिम्मत बांधी हो दोबारा से? देखें, जिस मुकाम पे वो पहुंचा है ना, ये वही बंदा कर सकता है जो हिम्मत ना हारता हो, तो ये जो गिव अप ना करता हो। तो जो बंदा गिव अप करता है या वो सोचता भी है तो वो कर नहीं पाता। मेरा ख्याल है कि जो बंदा जिसने ये ठान ली होती है कि यार मैंने कुछ करके दिखाना है अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या क्या कहते हैं, करके कुछ दिखाना, मैंने अपने फ्लैग को जो है सबसे ऊपर लाना है, तो मेरा ख्याल है वो जो जुनून होता है, वो जुनून जो है वो काफी होता है। उसके लिए आपको हुकूमत की या लोगों की जो है सरपरस्ती की जरूरत नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि अपने मुल्क के फ्लैग को नंबर 1 पे लेके जाने के लिए अगर मुझे अपना घर बेचना पड़े, अपनी गाड़ियां बेचनी पड़े, तो हमने बेची हुई हैं, हमने बेची हैं, तो आज हम जो है ना अपने अपने मुल्क को जो है नंबर 1 पे लेके गए हैं। तो अरशद नदीम तो ऑलरेडी एक ऐसे मतलब घराने से था जिनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी सरपरस्ती करने वाले पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो उसे लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिनमें मैं उनका नाम मेंशन जरूर करना चाहूंगा। जनरल अकरम साही साहब जो है, वो उन्हें जो है बड़ा जो शुरू से लेके अभी तक जो है सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना बाकी जो स्पोर्ट्स अदारे भी, उन्हें भी चाहिए कि तमाम जितने और खिलाड़ी हैं, ये मुल्क में, हमारे मुल्क में एक अरशद नदीम नहीं है, हमारे मुल्क में कई अरशद नदीम निकल सकते हैं। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में सिर्फ सरपरस्ती की कमी है। अगर यही सरपरस्ती अगर दूसरे प्लेयर्स के ऊपर भी की जाए जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो भी इसी तरह मेडल लेकर आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्रिकेट के अलावा किसी खेल को देखा ही नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि आप जो अरशद नदीम ने कर दिखाया है, क्रिकेट आपके सामने ही है, क्रिकेट के क्या हालात हैं, बाकी खेलों के भी आपके हालात आपके सामने हैं। आपके नो दस्तगीर साहब, आपके हौसले कितने बुलंद हुए, आप कितने मोटिवेट हुए हैं आज के इस दिन से कि 2028 में मिनिमम 2 गोल्ड मेडल लाने हैं पाकिस्तान के अंदर, एक अरशद नदीम ने लाना और एक नो दस्तगीर भट्ट ने लाना है? देखिए, मैं तो आज से 2 साल पहले ही मैंने 2022 में कहा था कि मुझे सिर्फ मेरे रास्ते से रुकावटें हटा दें, मुझे खेलने दिया जाए, मुझे पॉलिटिक्स की नजर ना किया जाए। तो मैं 2024 में बगैर किसी फैसिलिटेट के उसके सिर्फ मुझे खेलने दिया जाए, मुझे कोई फैसिलिटी ना दी जाए, सिर्फ मुझे खेलने दिया जाए, मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट के जो अदारे उन्होंने नहीं एक्शन लिया इस चीज पे। तो हो सकता था कि आज जो है अरशद नदीम के साथ साथ आज वेट लिफ्टिंग में भी जो है पाकिस्तान को 2 गोल्ड जो है हम लेकर आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। अब क्योंकि मैं इस चीज में नहीं रह सकता कि अब ये ओलंपिक गुजर गया, मेरी लाइफ खत्म होगी, नहीं, मैं गिव अप नहीं कर रहा। मैं इंशाल्लाह ताला आगे जो आने वाली दोबारा कॉमनवेल्थ गेम है, दोबारा एशियन गेम है, दोबारा ओलंपिक आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये 4 साल पता भी नहीं लगने कहाँ पे गए। इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा तैयारी करूंगा। मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है जितनी भी एसोसिएशन, जितनी भी फेडरेशन है, उनको क्लीन करें। जो मेरिट पे लोग हैं उनको लाके सीट पे बिठाया जाए, वो मेरिट पे आपके साथ हुआ क्या जाने चाहिए, जो मेरिट पे जो डिजर्व करते हैं। भट्ट साहब, आपके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली, या क्यों आप जो है अपना सफर आगे बरकरार नहीं रख सके, रुकावट क्या आई? मेरे जो रास्ते में रुकावटें डली हैं वो ये है कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है हमारी, उन्होंने मुझे 5 इंटरनेशनल क्वालिफाई राउंड खिलाने थे, जो कि उन्होंने मुझे नहीं खिलाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि मैं वहां था जिसने सबसे पहले गोल्ड मेडल ले लिया था, तो मुझे काफी मीडिया ने मतलब पूछा कि आप किसको ये क्रेडिट देना चाहेंगे। तो जो सीधी जो साफ बात, जो सच हकीकत है, वो ये है कि मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने जो है मुझे 12, 13, 14 साल हो गए, वही मुझे पाल रहे हैं, वही मेरी जो है ना ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो उसके बाद अगर ये सिर्फ मैं कह दूं कि यार ये सब कुछ जो है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे वाला साहब की मेहनत थी, जिनको मैंने ये क्रेडिट देना ही देना था। सही हो गया। तो बिल्कुल, तो ये फेडरेशन चाहती थी कि मैं इनका नाम लेता, इनके ऊपर कुछ मुश्किल वक्त भी तब आया हुआ था, इनके ऊपर कुछ डोपिंग चार्जेस भी इनकी फेडरेशन के ऊपर लगे थे, तो ये मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपने फायदे के लिए। बड़ा जरूरी है, मैं इनके जी बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है नो दस्तगीर भट्ट साहब के इस तरह के जो खेलों में जो टैलेंट है, जो एक्सेप्शनल टैलेंट है आपकी तरह का, अरशद नदीम की तरह का, उनके रास्ते में जो है वो सियासी नौयत की जो रुकावटें होती हैं, पसंद नापसंद की बुनियाद पर रुकावटें होती हैं, वो रुकावटें लाने के बजाय उनके रास्ते मज़ीद आसान बनाए जाए, उनके रास्तों में मज़ीद जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2028 में आपके रास्ते में तमाम रुकावटें जो है वो हायल जो है वो खत दूर कर दी जाएंगी। हुकूमत की तरफ से अगर वज़ीर हमें सुनने हुकूमती वो रुकावटें सारी दूर करेंगे, ताकि आप भी, अरशद नदीम भी, बाकी जो टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर
जो किसी पसंद नापसंद की वजह से या फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से आगे नहीं आ पाता वो भी आगे आए। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।